चाहते हो कि सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम को आपको क्लियर ही करना है तो बस आपको पढ़ाई करने से काम नहीं चलेगा। बहुत 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 ज़रूरी है कि अगर आप इसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे तो कैसे एक आंसर लिखा जाता है ये सीखना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है, बच्चे ना बस पढ़ते रहते उन्हें ऐसा लगता है भैया मॉड्यूल बस घोट लो। ऐसे काम नहीं चलेगा जब तक आप उस आंसर को रिटर्न वे में नहीं ट्राई करोगे। तो प्लीज़ अगर आप जानना चाहते हैं कि एक आंसर कैसे लिखा जाता है, आप हमारे ऐप में इसे आसानी से देख सकते हैं। फ्रेश टॉपिक है डिस्क्लोजर। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि जिस दिन 25% का ट्रिगर आएगा पहले ओपन ऑफर, फिर क्या करना है, उसके बाद और लेकर आओ। यही पढ़ा था हमने, ठीक है। अब थोड़ी चीजों को समझो। हेडिंग क्या बोल रहा है भैया, डिस्क्लोजर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? डिस्क्लोजर। आ जाओ, डिस्क्लोजर की बात हो रही है। अभी तक हो क्या रहा था, हमें कब पता चल रहा था? मैं रिलायंस कंपनी को खरीदने वाली हूं, उन्हें कब पता चल रहा था? जब मेरे पास 24.99 शेयर 24.99 शेयर्स हो थे, मतलब आ चुके, होल्डिंग में थे। अब मैं 25 खरीदने जा रही हूँ, तब टारगेट नहीं। उन्होंने कहा नहीं भैया, तुमको ओपन ऑफर तो कब देना है? ओपन ऑफर तो कब देना है? जब 25 का खरीदने का सोचोगे। लेकिन डिस्क्लोजर तो बहुत पहले ही दे देना है। डिस्क्लोजर बहुत पहले देना है। अब दो टाइप के डिस्क्लोजर होते हैं। सबसे पहला डिस्क्लोजर है इवेंट बेस्ड डिस्क्लोजर। जब ये इवेंट आएगा समझना। अब हम जंप करके रेगुलेशन पढ़ रहे हैं, बीच बीच के रेगुलेशंस पढ़ेंगे, अभी सीक्वेंस वाइज नहीं है। रेगुलेशन नंबर 29 का 1 बोलता है, मैं एक्वायरर पहली बार जब रिलायंस कंपनी के कितने शेयर होल्ड किए थे? 5% और मोर। मतलब जिस दिन 5% किया उस दिन पहली चिट्ठी जाएगी किसको? टारगेट कंपनी, रिलायंस कंपनी को बताऊंगी, स्टॉक एक्सचेंज को बताऊंगी। बताने वाला कौन? मैं खुद। मैं बताऊंगी कि सुन रिलायंस कंपनी, तेरे 5% शेयर का है ना होल्ड मेरे पास है। इनिशियल, सबसे पहली बार जब 5% आपने टच किया, हम 25 में ट्रिगर आ रहा था, ओपन ऑफर दे रहे थे। डिस्क्लोजर ओपन ऑफर में डिफरेंस है। डिस्क्लोजर बोलते हैं रिलायंस कंपनी को बता दो, ताकि रिलायंस कंपनी सतर्क हो जाए, कॉशियस हो जाए कि भैया कोई है जो खरीद रहा है हमें, 5% बहुत बड़ा हो गया। कब बताना है? 2 दिन के अंदर। 2 दिन कहां से कैलकुलेट करेंगे? रिसिप्ट ऑफ द इंटीमेशन ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ शेयर। जब भी शेयर मेरे को अलॉट हुए, मिल गए मुझे, हो सकता है नया इश्यू आया और वहां से मुझे अलॉटमेंट हुए, तो अगर मेरा अलॉटमेंट होते मेरा 5% टच होता है, तो वहां से 2 दिन के अंदर मुझे रिलायंस कंपनी को इन्फॉर्म करना है, देन स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना है कि भैया 5% तक की होल्डिंग आ गई। या फिर हो सकता है मैंने किसी से खरीदा, अगर डायरेक्टली कंपनी से खरीदा तो फ्रॉम द अलॉटमेंट, और अगर मैंने किसी शोल्डर से खरीदा तो फ्रॉम द एक्विजिशन। 2 दिन के अंदर मुझे डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। क्या पहला पॉइंट क्लियर हुआ? ओपन ऑफर बोलता है कि मैं और खरीदना चाहता हूं, ओपनली ऑफर दे रहा हूं। ये बोल रहा है डिस्क्लोजर बस मैं बता रहा हूं कि 5% तक की होल्डिंग आ गई, ताकि वो सतर्क हो जाए। डन। नेक्स्ट, एक्वायरर ऑलरेडी होल्डिंग। अब ये सेकंड है। पहला डिस्क्लोजर मैंने कब दिया? जब इनिशियल लेवल में पहली बार मैं 5% होल्ड करती हूँ। फिर एक्वायरर ऑलरेडी होल्डिंग 5%। अगर मेरे पास 5% और मैं पहला डिस्क्लोजर दे चुकी हूं, और मोर ऑफ वोटिंग राइट। क्या लिखा है? एक्विजिशन और डिस्पोजल। एक्विजिशन मतलब क्या? परचेस करना या फिर सेल करना। 5% के बाद अगर मैं खरीदती हूँ, बेचती हूँ, कितने तक का? 2% का भी खरीदती हुई, मैंने 2% का और खरीदा, बताना पड़ेगा। मैंने 2% का बेचा, मुझे बताना पड़ेगा। मतलब इन्होंने छोटे छोटे कदम रखने पर भी, छोटे छोटे स्टेप रखने में भी सेबी ने भैया डिस्क्लोजर बोल दिया है। मुझे खुद उठकर देना पड़ेगा किसको? वही टारगेट कंपनी, वही स्टॉक एक्सचेंज। कितने दिन के अंदर? 2 दिन। 2 दिन कहां से एक्विजिशन और डिस्पोजल। बस मैंने ये तुम्हें क्रिस्प छोटे प्रेजेंटेशन में अच्छे से बता दिया। अब आपकी अगर मैं बुक की बात करूं, पूछ रहे, हाँ, 2% तक का पहले देखो, पहली बार मैं अभी अप्रैल की बात करूं, अपन कहाँ खड़े हैं? अप्रैल में, ठीक है। अप्रैल में मेरे पास कितना आया? पहली बार 5% आए रिलायंस कंपनी के। तुरंत मैंने बताया मई में मैं 1% का खरीद बेच रही हूँ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने ये कितने का किया? 2% का किया, तो मुझे, मैंने 2% का खरीदा, बताना पड़ेगा। मैंने 2% का बेचा,
बताना पड़ेगा। हो सकता है मैंने अपने परसेंटेज, मैंने 2% का बेचा, मान लो बेचा, रॉकी सर को बेचा, पीएससी को बेच रही हूँ, कल को चुपके चुपके मैं 25% की प्लानिंग कर रही हूँ भाई टेक ओवर करने की। तो ये कह रहे भैया बेचोगे खरीदोगे सब बताओगे, क्योंकि हम नजर रखेंगे किससे बेचा किससे खरीदा, सब हम देखना चाहते हैं कौन है ये बेचने वाला, है ना, तुमको कौन, तुम किससे खरीद रहे हो और तुम किसे बेच रहे हो। क्लियर है? तो ये शॉर्ट प्रेजेंटेशन आपकी बुक की लैंग्वेज में आओ। हाँ, एक्चुअली में ऐसा होता है, मतलब कि तुम नोटिस करो, अभी तुमने अगर देखा होगा बीच में भी ऐसी खबर आई थी कि भैया हमने कहते हैं रिलायंस कंपनी ने जियो कंपनी के क्या किया था, कुछ 1% किसको दिया था, फेसबुक को दिया था, कुछ 1 पॉइंट समथिंग, कुछ 1 पॉइंट, वो भी करोड़ों का था। 1% भी करोड़ों का होता है, यहाँ पे 2% की बात हो रही है। 2% में तो अच्छा बड़ा डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? चलो आ जाओ। एक्वायरर पीएससी के साथ मिलकर, अकेले मेरा नहीं देखा जाएगा, मेरा और रॉकी सर दोनों का मिलाकर देखा जाएगा। 5% और मोर 2 दिन के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को बताने का और टारगेट कंपनी को। ठीक है, तो ये मार्किंग है। चलो, यही चीज इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म के केस में, यही चीज इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म के केस में 5% की जगह पर क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा। ट्रिगर पॉइंट वहां 25 की जगह 49 हो रहा था, यहां डिस्क्लोजर 5 की जगह 10। सेम सारी चीजें 2 दिन के अंदर बताने पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा और टारगेट कंपनी को बताना पड़ेगा। चलो बढ़ू आगे। सबसेक्शन 2 बोलता है एक्वायरर पीएससी दोनों मिलकर अगर उनके पास 5% और मोर ऑलरेडी है, चेंज हो रहा है, कुछ भी चेंज, चेंज में लिखो प्रॉपर। चेंज से हमारा मतलब क्या है, चेंज से मतलब क्या है, आपके इस 5% की होल्डिंग में कुछ भी चेंज, खरीदना या बेचना दोनों इंक्लूड, तो वो आपको 2 दिन के अंदर बताना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को और टारगेट कंपनी को। क्लियर है? पक्का? और ग्रोथ प्लेटफॉर्म के केस में क्या बोल दिया उन्होंने, एनी रेफरेंस 5% शेल बी 10, ऊपर उन्होंने बोला 5 का हमने क्या कर दिया था यहाँ पे 10, ठीक है, और 2 का इन्होंने क्या कर दिया है 5, याद रहेगा, एक साथ बता दिया, कंफ्यूज ना रहना। यहाँ इन्होंने क्या बोल दिया, इस 5 का मतलब 10% है, इस 5 का मतलब 10% है, 10% है, और यहाँ इन्होंने 2%, अच्छा 2% तो यहाँ पे नहीं है, इवन चेंज इन द रिजल्ट एक्सीडिंग ये, हाँ ये 2%, इनका क्या हो गया 5% हो गया। क्लियर है? इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म को लेकर ध्यान से पढ़ना कि भैया स्टार्टअप कंपनीज की बात हो रही है तो लिमिट चेंज होती है, तुम्हारे दिमाग में मेन वाली लिमिट ही नहीं तो रहेगी। क्लियर है? चलो बढ़े आगे। अगर एक्विजिशन क्या है, एनकम्बरेंस मतलब चार्ज की रेट है, बर्डन है, लोन है, ठीक है, मतलब लोन है, सिंपल भाषा में बोलो, जिस शेयर्स को खरीदा जा रहा है, शेयर टेकन बाय वे ऑफ एनकम्बरेंस शैल बी ट्रीटेड एज एक्विजिशन। अगर वो एनकम्बर्ड भी है तो भी हम मानेंगे कि वो एक्वायर है, मतलब कहीं गिरवी भी रखा है तो भी वो एक्वायर किया गया। एनकम्बरेंस से छूट गया तो हम मानेंगे बेचा है। अब समझना, मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदे, रिलायंस कंपनी के शेयर मैंने गिरवी रखे, कहाँ गिरवी रखे, एसबीआई बैंक को, तो हम मानेंगे कि ये एक्वायर किया है एसबीआई बैंक ने। ठीक है, अगर मैंने एसबीआई बैंक का पूरा लोन दे दिया और अपने अपने शेयर को छुड़ा लिया तो मान लिया जाएगा डिस्पोज हो गया है, फ्री हो गया है वो, मतलब खरीदा गया है, मतलब अगर तुमने चार्ज क्रिएट किया मॉर्गेज में रखा तो खरीदा ट्रीट किया जाएगा, चार्ज पूरा पे ऑफ किया तो रिलीज ट्रीट किया जाएगा। ठीक, डिस्पोज। रिक्वायरमेंट ऑफ द लिस्टेड अबव नॉट अप्लाई, ये सारी बातें क्या बोल दिया, लिस्टेड कंपनी अगर ऊपर बैंक्स है या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर हाउसिंग फाइनेंस है या सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज है, तो उन्होंने बोला प्ले जी, इन्होंने कहा अगर आपका ये क्या है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, भैया मेरा काम ही लोन का लेना देना है, तो जिनका लोन का लेना देना है उन पे ये बातें एप्लीकेबल नहीं है, उनके लिए तो रूल्स रेगुलेशन एकदम डिफरेंट रहेंगे। डिस्क्लोजर समझ में आया? अब तुम्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जा रहा है, क्या एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जा रहा है, सिचुएशन वन, ए ने एक्वायर किया, ए ने कितना एक्वायर किया 4%, ठीक है, एबीसी लिमिटेड का डिस्क्लोजर की जरूरत है, डिस्क्लोजर कब आता है, 6% किया, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। 1.5%, अगर आपके पास ऑलरेडी कितना है 3% है, ऑलरेडी मेरे पास 3% है, 1.5% आता है तो कितना होता है 4.5, डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। 3% है और 4% लेना चाहती हूँ, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। क्लियर है?
कुछ नहीं, बड़ा बड़ा बस एग्जाम्पल बना दिया इन लोगों ने। दूसरी सिचुएशन, ऑलरेडी आपके पास 6% है, हमने अभी 29 का 1 पढ़ा, अभी 29 का 2, 29 का 2 का प्रोविजन क्या बोलता है, ऑलरेडी आपके पास 5% ज्यादा है, और अब आप 2% का खरीदना बेचना, तो 2% को अट्रैक्ट करना, 6% है, 2% को एक्वायर करते हो, क्या करने की जरूरत है, डिस्क्लोजर। 2 में करने की डिस्क्लोजर, 1.5 कम है, 6% है, 3% कर रहे हो, देना पड़ेगा। 10% है, 3% है, देना पड़ेगा। 6% कर रहे हो, देना पड़ेगा। क्लियर है? ऑल दीज आर एग्जाम्पल, समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, यूज कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। पहला डिस्क्लोजर को हम बोलेंगे इवेंट बेस्ड, जब वो इवेंट आएगा। कौन सा इवेंट थे? 2 इवेंट थे, जब पहली बार 5% लाओगे, और जब ऑलरेडी 5% है उसके बाद 2% का एक्विजिशन करोगे या फिर डिस्पोजल करोगे। डन। अब आ जाओ इनकम्बर्ड, जो वो ऊपर उन्होंने नोट दे रखा था उसकी डिटेलिंग करेंगे। देखें, पहले आ जाओ थोड़ा सा शॉर्ट वर्जन। इमेजिन करो एक कंपनी का प्रमोटर है, इमेजिन करो एक कंपनी का प्रमोटर है, पुट अप द पोर्शन ऑफ देयर शेयर कोलेटरल फॉर अ लोन। प्रमोटर ने लोन लेने के लिए शेयर्स को गिरवी रखा। दिस एक्ट इज प्लेजिंग, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे कि प्लेज क्रिएट किया है। क्रिएटिंग द एनकम्बर्ड, प्लेज क्रिएट किया तो इस टाइप के शेयर्स को हम क्या बोलते हैं? एनकम्बरेंस। एनकम्बर्ड का मतलब समझ में आया कि नहीं आया बताओ? चलो, रेगुलेशन 3 का 1 का अभी कंसेप्ट हमने समझा। क्या कर रहे हैं अपन? क्या कर रहे हैं? क्रिएट कर रहे हैं। जब हम इनकम्बेंट क्रिएट कर रहे हैं, इस मस्ट बी डिस्क्लोज स्टॉक एक्सचेंज, कितने दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर। नेक्स्ट, रेगुलेशन 31 का 2 शॉर्ट में, प्रमोटर पे बैक द लोन। प्रमोटर ने क्या किया? लोन पूरा चुका दिया, अपने शेयर्स वापस लेने जा रहे हैं। शेयर्स आर नो लॉन्गर प्लेज, या फिर इफ प्रमोटर डिफॉल्ट, दो सिचुएशन है, या तो पे कर देगा या तो डिफॉल्ट करेगा। तो लेंडर टेक ओवर दी शेयर्स। लेंडर क्या कर रहा है? शेयर्स भैया टेक ओवर कर लेगा, मतलब शेयर्स हमारे पास आएंगे नहीं अगर डिफॉल्ट कर दिया। ठीक है, तो जब प्रमोटर क्या करता है? डिफॉल्ट करता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इन्वोकेशन, इन्वोक करना। ठीक है, प्रमोटर लोन दे देता है वापस पूरा पैसा, तो इसे हम क्या बोलते हैं? रिलीज करना। अभी ये सारे टर्म यूज होंगे। ठीक है, वापस हम पढ़ रहे हैं कि भैया प्रमोटर ने अपने शेयर्स को गिरवी रखा है, इसे क्रिएट करना बोलते हैं। प्रमोटर ने लोन पूरा रिपे कर दिया, इसे रिलीज करना बोलते हैं। प्रमोटर ने डिफॉल्ट किया, और जिस कारण से बैंक का क्या बनता है? हक बनता है। क्या हक बनता है? कि वो क्या करेगा? पूरा टेक ओवर कर लेगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इन्वोकेशन। रिलीज समझ में आ गया, क्रिएट समझ में आ गया, इन्वोक समझ में आया कि नहीं आया? इन्वोक कब हो रहा है? बैंक टेक ओवर करता है जब हम डिफॉल्ट करते हैं। डन। चलो, तो ये तुरंत आपको स्टॉक एक्सचेंज को बताना है 7 दिन के अंदर, जब भी ये हुआ। ठीक है, आओ तुम्हारी बुक की लैंग्वेज। प्रमोटर पीएससी के साथ मिलकर इनकम्बेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, 7 दिन के अंदर जब भी उसने क्रिएट किया, इन्वोक किया, रिलीज किया, क्या ये टर्म समझ में आए? क्रिएट, इन्वोक, रिलीज, स्टॉक एक्सचेंज को तुरंत बताने का। डन। चलो, एफोर्सेड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नॉट एप्लीकेबल इनकम्बर्स अंडरटेकन डिपॉजिटरी। अगर वो ई फॉर्म में है, डिपॉजिटरी फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो फिर ये वाली बातें नहीं लगेगी, उनका ट्रीटमेंट अलग डिपॉजिटरी के एक्ट के हिसाब से चलेगा। डन। क्रिएशन, लोन क्रिएट करना। पहली बार जब मैंने बैंक से लोन लिया था, शेयर गिरवी रखा था, शेयर इज गिरवी रखना इज क्रिएट, मैंने इनकम्बरेंस क्रिएट किया। डन। बट चलो आगे, 7 दिन के अंदर बताना जब भी क्रिएट करोगे। प्रमोटर ने इन्वोक किया, मतलब डिफॉल्ट किया। इफ सच इनकम्बरेंस या फिर रिलीज हुआ, मतलब पे किया, तो ये भी 7 दिन के अंदर बताना। पहला वाला पॉइंट बोलता है प्रमोटर पीएससी मिलकर क्रिएट करते हैं, रिलीज करते हैं, इन्वोक करते हैं। इसमें स्पेसिफिक इन्वोकेशन की बात करी और रिलीज की बात करी। नॉट एप्लीकेबल डिपॉजिटरी केस में प्रमोटर पीएससी डिक्लेयर ईयरली बेसिस, ही along with PSC not made any encourage other than already disclosed during the financial year। समझना, 3 बातें बताइए। पहला वाला मैं बोल सकती हूँ क्रिएट की बात कर रहा है, जब पहली बार क्रिएट करोगे वहां से बताओ। दूसरा वाला इन्वोक की बात कर रहा है, रिलीज की बात कर रहा है। चाहे इन्वोक हो, चाहे रिलीज हो, चाहे क्रिएट हो, 7 दिन के अंदर अंदर स्टॉक एक्सचेंज बताओ जब भी क्रिएट करोगे, इन्वोक करोगे, रिलीज करोगे। डन। लास्ट वाला पॉइंट बोलता है प्रमोटर ने मई में ऐसा किया। कब किया? मई में किया।
इन्वोक किया तो बता दो, रिलीज किया जून में बता दो। पूरे साल भर में, पूरे साल भर में जब भी आपका 31 मार्च एंड होगा, मतलब कि 7 अप्रैल जो भी आपका सक्सेडिंग ईयर होगा, 7 अप्रैल से पहले पहले हर साल आपको बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? डिक्लेयर करना पड़ेगा ईयरली बेसिस कि उसके पास और पीएससी के साथ मिलकर कितने डायरेक्टली इनडायरेक्टली है। अदर देन जिसका डिस्क्लोजर दे चुका है उसके अलावा तुम्हें बस अपना स्टेटस बताना है, मैंने और नहीं लिए व्हाटएवर, ठीक है। किसको बताएगा? एवरी स्टॉक एक्सचेंज और टारगेट कंपनी की ऑडिट कमेटी को भी जाएगा, क्योंकि ऑडिट कमेटी ध्यान रखेगी। ऑडिट कमेटी कौन थी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम, जो कि पूरा फाइनेंस का ऑडिट देखता था। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, याद आया? चलो, तो दो टाइप के हमने क्या पढ़े, दो टाइप के क्या पढ़े? चलो, अब आ जाओ एग्जामिशन। इतना लंबा चौड़ा हमने क्या पढ़ा? ओपन ऑफर पढ़ा, कैसे करना है, क्या करना चाहिए। अब इनको छूट मिल जाएगी। छूट दो तरीके से मिलेगी, एक रेगुलेशन 10 में मिलेगी और एक रेगुलेशन 11 में। रेगुलेशन 10 बोलता है ऑटोमेटिक एग्जामिशन, 11 बोलता है जो ऑटोमेटिक नहीं आ रहे सभी से पूछो, सभी को ठीक लगेगा तो सभी आपको छूट दे देगा। डन। अभी सब लोग स्क्रीन में देखेंगे, शॉर्ट में समझेंगे। पहले शॉर्ट में इंटर से ट्रांसफर, मैं रेगुलेशन 10 पढ़ा रही हूँ। रेगुलेशन 10 में हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे एग्जामिशन की पूरी लिस्ट है जिसमें ऑटोमेटिक आपको छूट मिल जाएगी। इंटर से ट्रांसफर मतलब आपस में, ठीक है। क्या लिखा है? इमीडिएट रिलेटिव। इमीडिएट रिलेटिव मतलब मैं, स्पाउस रॉकी सर, मेरे मम्मी पापा, रॉकी सर के मम्मी पापा, ठीक है। मेरे बच्चे, रॉकी सर के बच्चे, एक ही है वैसे तो, है ना। चलो, मेरे भाई मेरी बहन, रॉकी सर के भाई और बहन, ये सब क्या कहलाते हैं? इमीडिएट रिलेटिव। बात समझ में आई? चलो, इन्होंने कहा बस, हर डेफिनेशन सबकी अपनी अलग होती है, ठीक है। टेक्स्ट में और कौन आता है? सब आ जाते हैं। नहीं नहीं, यहाँ कुछ नहीं है सर, यहाँ बस इतना ही, ठीक है। अब रिलायंस कंपनी के मैं शेयर्स खरीद रही हूँ। अब जब मैं रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद रही हूँ तो मैं बेच रही हूँ किसको? रॉकी सर को। तो रॉकी सर को अगर मैं बेचूंगी तो मुझे ओपन ऑफर देने की जरूरत नहीं है। रॉकी सर भाई को दे रहे हैं, मम्मी पापा को दे रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं, तो हमें ओपन ऑफर लाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो इंटर से ट्रांसफर यहाँ पे सब हम आपस में कर रहे हैं, तो अगर इमीडिएट रिलेटिव आपस में कर रहे हैं तो एग्जेम्पशन। दूसरा, पर्सन नेम एज अ प्रमोटर, रॉकी सर मुझे दे रहे हैं, मैं अभिषेक सर को दे रही हूँ, हम लोग आईटेक्स के प्रमोटर है, आपस में एक दूसरे को दे रहे हैं। तो पर्सन नेम एज अ प्रमोटर, शेयर होल्डिंग पैटर्न फाइल बाय दी, क्या लिखा है? टीसी यहाँ पे टारगेट कंपनी है, ठीक है, फॉर एटलीस्ट 3 years प्रायर टू द प्रपोज एक्विजिशन। इन्होंने कहा हम उन प्रमोटर की बात करें जो एटलीस्ट पिछले 3 साल से प्रमोटर है। मतलब अनुष्का एक नई प्रमोटर आती है और उसको हम दे रहे हैं, तो ओपन ऑफर देना पड़ेगा। हम उस प्रमोटर की बात कर रहे हैं जो प्रमोटर कम से कम पिछले 3 साल से पुराने प्रमोटर है, ये लोग आपस में कर रहे हैं ना, तो चलेगा। मैंने जानबूझ के एक नया प्रमोटर दिया, उसको दे दिया, ये बोलकर कि इंटर से ट्रांसफर, तो इन्होंने इसमें चेंजेस करके क्या बोला कि नहीं भैया, हम प्रमोटर से मतलब हमारा पुराने प्रमोटर से नए नवेड़े प्रमोटर को दोगे तो ओपन ऑफर देना पड़ेगा, तब खेलो। डन। अब समझो, यहाँ ये है हमारी कंपनी आईटेक्स कंपनी। आईटेक्स कंपनी ने किसको दिया? होल्डिंग कंपनी को। आईटेक्स कंपनी ने किसको दिया? एसोसिएट को। आईटेक्स ने क्या दिया? अपनी सब्सिडी को। या फिर आईटेक्स कंपनी ने अपनी होल्डिंग की फर्दर सब्सिडी को दिया। दे कौन रहा है? आईटेक्स कंपनी के लोग। तो ये लोग भी अगर आपस में कर लो, ये लोग अगर आपस में क्या कर रहे हैं? इंटर से ट्रांसफर करें, तो बोला भैया बात बात में ओपन ऑफर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब एक दूसरे एक ही यूनिट है ना। बात समझ में आ रही है? चलो, होल्डिंग कंपनी सब्सिडी फर्दर सब्सिडी, person holding at least 50% equity of each company, other company in which person at least 50%, कॉमन लोग है। मैं ही 50% आईटेक्स में हूँ और मैं ही फर्दर में हूँ, मैं ही इधर उधर करवा रही हूँ, तो भैया आपस में मैं ही एक दूसरे को शेयर से इधर उधर कर रही हूँ, तो ओपन ऑफर देने की जरूरत नहीं है। पीएसी मतलब पर्सन एक्टिंग कंसर्ट होल्डिंग 3 years प्रायर एक्विजिशन, पिछले 3 साल से हमारे पास है, एक दूसरे को पलटा रहे पीएसी, ओपन ऑफर देने की जरूरत नहीं है।
शेयर हु कम अंडर दी पीएससी, वो सारे शेयर जो पीएससी के अंदर आ रहे वो शेयर आपस में पलटा रहे, तो ओपन ऑफर देने की जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है? हम ऑटोमेटिक एग्जेम्पशन पढ़ रहे हैं। यहाँ कोई भी अगर आपस में इंटर से ट्रांसफर कर रहे हैं तो बिना ओपन ऑफर के ट्रांसफर कर सकता है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट लिस्ट पूरी क्या लिखा है? एक्विजिशन। मैंने कहा भैया अंडर राइटर क्यों शेयर खरीद रहा था? क्योंकि 90% सब्सक्राइब करने में हेल्प करवा रहा था। अब 90% सब्सक्राइब करने में वो हेल्प करा रहा था, उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो पहले वो जनता को ओपन ऑफर देगा और फिर करवाएगा ये सब। तो उन्होंने कहा भैया ये तो उसका धंधा है, बिजनेस है, उसे ओपन ऑफर करने की जरूरत नहीं है। लॉजिक समझना। स्टॉक ब्रोकर को मैं क्लाइंट, मैंने बोला भैया टारगेट कंपनी है मेरी, रिलायंस कंपनी खरीद ले, मुझे ओपन ऑफर देना है, मेरे ब्रोकर को थोड़ी ना देना है। चलो मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर अनसब्सक्राइब पोर्शन बिकम दी अंडर राइटिंग। थोड़ा कंसेप्ट को समझना। अंडर राइटर अक्सर मर्चेंट बैंकर ही होते। मैंने ख्वाहिश को अपॉइंट किया, ये मेरा मर्चेंट बैंकर है। मर्चेंट बैंकर बड़ी है, तोप चीज है, उसने अपने नीचे एक ब्रोकर को रखा, इशिका को रखा अंडर राइटर। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ख्वाहिश की। इसने कहा कि इशिका तुम पहले अंडर राइट करके देखो। इशिका बोली दीदी मैंने बहुत कर, ख्वाहिश को बोलेगी अरे ख्वाहिश मैंने बहुत कर लिया, नहीं हो पा रहा है, तो फिर ख्वाहिश खुद करेगी। तो पहला वाला पॉइंट क्या बोल रहा है? अगर अंडर राइटर करता है। और थर्ड क्या बोल रहा है? अगर मर्चेंट बैंकर करता है, जब अंडर राइटर नहीं कर पाता है तो मर्चेंट बैंकर। अनसब्सक्राइब पोर्शन बिकॉज द अंडर राइटिंग ऑब्लिगेशन बची है, तो ख्वाहिश कर रही है। तो उन्होंने कहा इनका तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, अगर ये लोग उन सारी फॉर्मेलिटीज में कवर हो रहे तो इनका पर्पस टेक ओवर करना नहीं है, ये तो बिजनेस कर रहे हैं अपना, उनका बिजनेस का नेचर ही ऐसा है। फिर अगर वो लिमिट क्रॉस होती है तो ओपन ऑफर के बिना ये काम करेंगे। कंसेप्ट समझ में आ रहे? ये पूरे के पूरे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। मर्चेंट बैंकर एक्टिंग करे स्टेबलाइजिंग एजेंट। क्या होता है स्टेबलाइजिंग एजेंट? समझेंगे। मैं आईटेक्स कंपनी आईपीओ लेकर आई। कभी सुना है मार्केट में एकदम से शेयर्स गिर जाते हैं? येस बैंक की अगर कहानी तुम्हें याद हो, या फिर आईटीसी कंपनी की कहानी याद हो, या फिर पेटीएम की कहानी याद हो। पेटीएम के जब आईपीओ होते धड़ 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 पूरे रेट गिर रहे थे। कंपनी को बहुत टेंशन होती है इन सब की। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी क्या करती है? एक एजेंट अपॉइंट करती है जो प्राइस को क्या करेगा? स्टेबल। मार्केट में प्राइस को महंगे दाम में खरीदेगा वो एजेंट, ताकि प्राइस को ऊपर उठा सके। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसका प्रॉपर कंसेप्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रोफेशनल में, अभी शॉर्ट में इंट्रोडक्शन समझ में आया। कंपनी को डर है अपनी प्राइस नीचे गिरने का, तो सेबी ने बोला कि कंपनी अपनी नहीं, सेबी के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग करेगा। एक प्रॉपर दिन होता है, प्रॉपर ड्यूरेशन दिए जाते हैं, इतने दिन में उस मर्चेंट बैंकर को ये प्राइस को स्टेबल करना है, और वो भी पूरे सेबी के साथ डिस्क्लोजर के साथ ये किया जाता है। सेबी पल पल पे नजर रखती है, और हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाता है कि पूरे मार्केट से वो इतना निकाल ही ले। ठीक है, फेल भी होते। तुम्हें क्या लगता है कि येस बैंक को पेटीएम को बचाने का ट्राई नहीं किया होगा? फेल हो गया उसका मर्चेंट बैंकर, प्राइस को स्टेबल नहीं कर पाया। जब भी आईपीओ होता है उसके कुछ दिन में ही होना चाहिए, नहीं हो पाया तो फेल हो गया। तो ऐसा होता है। प्रॉपर कैसे स्टेबलाइजिंग की जाती है, प्रॉपर इसका कंसेप्ट विद प्रैक्टिकल प्रोफेशनल में पढ़ते हैं अपन। अभी शॉर्ट में समझ में आया? तो मर्चेंट बैंकर ने शेयर्स मार्केट से क्यों खरीद रहा है? प्राइस को स्टेबल करने के लिए। और तुम कह रहे हो भैया ये तो टेक ओवर करे, कोई टेक ओवर नहीं कर रहा है, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस डन। मार्केट मेकर, मर्चेंट बैंकर जैसे होता है मार्केट बना रहा है, ब्रोकर ही है एक तरीके से। आईटेक्स ने मार्केट बनाने के लिए बोला है तो भैया थोड़ा सा मार्केट में ऊपर नीचे कर शेयर को। शेड्यूल कमर्शियल बैंक एक्टिंग है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक के पास हमने क्या रखे? शेयर्स रखे। भैया वो एजेंट वाला काम कर रहा है, एस्क्रो वाला, तो मैंने शेयर्स को संभाल के रखा था, ओनर थोड़ी ना है वो, तो क्या वो ओपन ऑफर देगा? नहीं। इन्वोकेशन ऑफ द प्लेज अभी पढ़ा हमने। हम प्लेज क्या कर रहे थे? इन्वोक कर रहे थे। इन्वोक कर रहे थे मतलब डिफॉल्ट किया था, इस चक्कर में बैंक के पास आ गया। बैंक के पास आया तो बैंक को पहले ओपन ऑफर की फॉर्मेलिटी, वो कहेगा भैया मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा, क्योंकि मुझे इतना खर्चा करना पड़ेगा, पब्लिक अनाउंसमेंट न्यूज़पेपर में छपाना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, इन सब में ओपन ऑफर की जरूरत नहीं है। पहली वाली लिस्ट क्या पड़ी? आपस में कुछ लोग कर रहे हैं। सेकंड लिस्ट क्या पड़ी? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही इनका शेयर्स खरीदना है, और वो शेयर्स खरीदने में अगर ट्रिगर होता है तो भी बिना ओपन ऑफर के वो ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्कीम तैयार की गई है। पहली स्कीम क्या लिखा है? सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज, एक एक्ट था जो खत्म हो चुका है। मतलब सिक कंपनी मतलब बताओ जरा मुझे, सिक इंडस्ट्रियल कंपनी मतलब जो कंपनी बीमार है, खत्म हो रही है, बर्बाद हो रही है। क्या मैंने बोल सकती हूँ ये आईबीसी में जा रहे, ये एक्ट खत्म हो गया, आईबीसी आ गया, लेकिन यहाँ से गया नहीं है। बार बार ये आईबीसी बताएंगे, ये भी बताएंगे, बोलेंगे अगर आपने कोई स्कीम तैयार की है जिसमें कंपनी को आपने ठीक करने का प्लान किया है,
फॉर एग्जाम्पल यस बैंक खत्म हो गया था, एसबीआई ने आकर क्या किया, एक्वायर किया, अप्रॉक्स 40% शेयर खरीदा, तो क्या पहले वो ओपन ऑफर देगी? बोलेगी रुको रुको, टेक ओवर के रूल्स बोलते ओपन ऑफर। भैया तुम आईबीसी में आ चुके हो, तुम्हें आईबीसी के रूल फॉलो करने। 49 मतलब ऐसा कुछ लिया था फिगर, पूरी ओनरशिप नहीं है, कुछ कम ही है, 40 समथिंग करके कुछ है, एग्जैक्ट 48 49 ऐसे करके कुछ था, लेकिन 40 समथिंग करके कुछ है, ठीक है। तो एसबीआई बैंक ने 40% लिया, तो भैया 25 का ट्रिगर तो आ चुका है, क्या करेगी, ओपन ओवर देगी। रूल्स रेगुलेशन नहीं फॉलो, एग्जेम्पशन है। अरेंजमेंट मर्जर डिमर्जर, यार मर्जर अमलगमेशन कर रहे, फ्रेंडली हाथ मिला के कह रहे तुमको खरीद रहे हैं हम, तो पहले ओपन ऑफर, यार मिलकर बात कर रहे हैं ना, फिर क्यों ओपन ऑफर देंगे, ठीक है, ये तो प्राइवेट हो गया फिर ऑफर। ये देखो मैंने कहा ना सिक कंपनी खत्म हो चुका है, अलग से लिख दिया उन्होंने। अब नया क्या आया, रेजोल्यूशन प्लान आईबीसी, कंसेप्ट सेम, आईबीसी के अकॉर्डिंग खरीदा जा रहा है, तो अलग से क्या देने की जरूरत नहीं है, पब्लिक ऑफर देने की जरूरत नहीं है। एक्विजिशन, किसका एक्विजिशन, पहली बार सुन रहे हो सरफाइसी एक्ट क्या है, थोड़ा बहुत बताओ जरा। चलो, तो यहां हम किस चीज की लिस्ट पढ़ रहे हैं कि भाई सिस्टम अलग चल रहे हैं, हमने बैंकों का पैसा नहीं पे किया, बैंकों का पैसा पे नहीं किया है, और बैंक शेयर्स गिरवी रखे थे तुमने, वो शेयर्स ले रहा है, तो तुम कहोगे रुक जाओ, टेक ओवर हो रहा है, टेक ओवर के रेगुलेशन फॉलो करो। उन्होंने कहा भैया कुछ नहीं करेंगे, हम ऑटोमेटिक एग्जामिशन लिस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। और क्या लिखा है, सेबी डीलिस्टिंग, क्या है डीलिस्टिंग जरा बताओ, रिमूव हो गए। अब जब हम लिस्ट ही नहीं है तो सेबी के क्या टेक ओवर के रेगुलेशन पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले भाई। बताओ ट्रांसमिशन मतलब मरने के बाद, भाई किसी के मरने के बाद किसी के पास शेयर्स जा रहे हैं, वो कहेंगे रुको टेक ओवर के रेगुलेशन फॉलो करो, नहीं। सक्सेशन मतलब क्या, वही विल वगैरह, विल हो गया ना, इनहेरिटेंस, किसी मरने के बाद किसी के पास जाना, जनरेशन टू जनरेशन, दादाजी की वसीयत में दिखाता भैया हमको इनको शेयर्स मिल रहे हैं, तो ये सब में ओपन ऑफर देने की जरूरत नहीं है। लेंडर्स ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ द डेट, बैंक को लोन का पैसा नहीं दिया, बोला तुम्हारे डेट को क्या करेंगे, इक्विटी में कन्वर्ट, आरबीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, तो प्लीज बिना टेक ओवर के कर सकते हो। वोटिंग राइट फोरफिट हो गए, समझना थोड़ा, वोटिंग राइट फोरफिट हो गए, जिस कारण से शेयर होल्डिंग क्या हो गई, बढ़ गई। रिलायंस कंपनी ने तुम्हारे फोरफिट कर लिए शेयर, इस चक्कर में मैं 24.99 थी, मेरा परसेंटेज बढ़ गया ना, तो उन्होंने कहा भैया फोरफिट के चक्कर में तुम्हारा बढ़ा, तो तुम्हें क्या ओपन ऑफर देना पड़ेगा, कैसे दोगे, बात समझ में आ रही है। तुम्हारे शेयर्स कंपनी ने फोरफिट कर दिए इन 3 लोग के, इस चक्कर में हमारे परसेंटेज बढ़ गए, हमारी गलती थोड़ी ना है। इंक्रीज वोटिंग राइट पर्सन टू बाय बैक, कंपनी ने बाय बैक किया, इस चक्कर में हमारे शेयर्स क्या हो गए, बढ़ गए, परसेंटेज बढ़ जाएगा ना हमारा। अगर परसेंटेज बढ़ गया है तो उन्होंने बोला सुनो तुम्हें 90 डेज का समय दे रहे हैं, वापस कम कर लो, फोरफिट में कुछ नहीं करो, लेकिन 90 डेज में आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी शेयर होल्डिंग को वापस से लिमिट से कम कर लो, बाय बैक में। वोटिंग राइट्स ब्रॉट दैट शेयर होल्डर विद इन दी थ्रेशोल्ड लिमिट, लिमिट में आ जाओ, नहीं तो तुम्हें ओपन ऑफर देना पड़ेगा 90 डेज, 3 महीने में कुछ नहीं बेचो, ठीक है। राइट इश्यू लेकर आ रहे हो, क्या बोला उन्होंने, राइट इश्यू लेकर आ रहे, ठीक है, लेकिन राइट इश्यू को भी लेकर उन्होंने आगे चलकर यही बोल रखा है कि भैया हम सब लिमिट, राइट इश्यू कंपनी दे रही है, एक्सेप्ट ही नहीं करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, एक्विजिशन अंडर दी शेयर इन द टेक ओवर कंपनी फ्रॉम दी, कौन है ये, स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आ गई हमारी सरकारी, ठीक है, और देयर सब्सिडरी, ठीक है, बाय द प्रमोटर, प्रमोटर अगर एज पर अग्रीमेंट कर रहा है स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनको अलग से छूट दे दी क्योंकि सरकारी चीजें, स्टेट गवर्नमेंट। एक्विजिशन ऑफ शेयर इन द टारगेट कंपनी फ्रॉम द, कौन कर रहा है, मतलब वेंचर कैपिटल फाइनेंस, सही बोल रहे हो, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, वेंचर कैपिटल फंड है, सॉरी वेंचर कैपिटल फंड, ठीक है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, फॉरेन वेंचर कैपिटल। अगर प्रमोटर इनसे अग्रीमेंट कर रहा है तो एग्जेम्पशन, तो ये हमने पूरी लिस्ट पढ़ी, इसकी पूरी की पूरी है ना, शॉर्ट नोट्स आप अपने खुद के हाथों से ही बनाओगे, क्योंकि हाथ से बनाओगे तो तुम बना के इसमें स्टिक कर देना। अब आ जाओ एग्जेम्पशन बाय, हम ऑटोमेटिक में नहीं आ रहे, लेकिन हमें छूट तो चाहिए, हमें ओपन ऑफर नहीं देना है, एक काम करो सेबी को एक एप्लीकेशन दो, एप्लीकेशन के साथ पूरी डिटेल्स बताओ,
रीजन बताओ क्यों एग्जामेशन चाहिए, और प्लीज एक फीस देना जो नॉन रिफंडेबल फीस होगी। सेबी को दो, सेबी पढ़ेगा तुम्हारी एप्लीकेशन, रीजन समझेगा, लगेगा तो दे देगा, नहीं लगेगा तो नहीं देगा। नो एग्जामेशन, एग्जामेशन 29, 30, 31 की नहीं मिलेगी। मतलब एग्जामेशन किसकी नहीं मिलेगी, 29, 30, 31। अभी क्या पढ़ा था, 29 डिस्क्लोजर इवेंट बेस, 30, 31 क्या पढ़ा था, इनकम्बेंट वाला डिस्क्लोजर। इन्होंने कहा भैया इनसे कभी छूट नहीं मिलेगी। छूट आपको किससे मिल रही है, 3, 4, 5, 6, इन सब से मिल रही है आपको। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग। हम ओपन ऑफर से छूट दे रहे, डिस्क्लोजर से थोड़ी ना छूट देंगे। डिस्क्लोजर तो आपको देते रहना पड़ेगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है, पक्का? इसका स्क्रीनशॉट अभी के अभी दे दूं, नहीं तो भूल जाऊंगी मैं। ठीक है, पूरा दे रही हूँ इसका, 2 मिनट। अच्छी बात ये आपने शॉर्ट में पढ़ा है, और शॉर्ट वर्जन ही देखने का। ये देखो, ये जो लिखा है ना, इंटर से ट्रांसफर, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वही तो मैं कह रही हूँ, सिक कंपनी, बस उसी को लिखना, उसी को अच्छे से देखना। जैसे पढ़ा ना डी लिस्टिंग ट्रांसमिशन, तुमने अच्छे से पढ़ लिया है, ये बस उसको और इलेबोरेट करके बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? अब ये फिर से ये रिपीट बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, रेगुलेशन 10 और इसकी टाइमलाइन बता रहे। ये अभी बताया था, इमीडिएट रिलेटिव, ये फिर से बता रहे वही, कंपनी सब्सिडी अभी तो बताया था। बस टाइमलाइन देखो, 4 वर्किंग डेज कहां से, जब भी प्रपोज कर रहे हो एक्विजिशन का, स्टॉक एक्सचेंज को टारगेट कंपनी को बताओ। ठीक है, प्रपोज एक्विजिशन जब भी करोगे कि मैं खरीदना चाह रहा हूं, वहां से 4 दिन पहले स्टॉक एक्सचेंज टारगेट कंपनी को बताने का। बस अब ये यही बोल रहा है, सेम सारी चीजें रेगुलेशन 10 के 4 में भी 4 दिन पहले बताने का। आपने ये सारी चीजें पढ़ ली। नेक्स्ट, ऑल एग्जामिशन रिपोर्टेड टू सबमिट, पूरी जिसको एग्जामिशन मिली है वो स्टॉक एक्सचेंज को रिपोर्ट कर कर बताएगा, खत्म। अब यहां पर बस ये क्या है, एक क्वेश्चन है, रुको एक क्वेश्चन थोड़ी देर से आ रही हूँ। यहाँ एक दिख रहा है रेगुलेशन, अभी 11 में बताया, क्या बताया कि एप्लीकेशन फीस ये सब के साथ दो, फिर वो उसे ठीक रहेगा तो देगा, अदरवाइज नहीं देगा, ये इन्होंने बताया। ठीक है, और फिर ये केसेस बीच में आ जाओ, वो एग्जाम्पल दिख रहा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को एक बार खुद से रीड करोगे। ठीक है, क्यों, ताकि केस स्टडी थोड़ी सी डेवलप हो। इस क्वेश्चन में आपको बस ये बताया गया है कि एक सिचुएशन क्रिएट करी है कि आपस में इन्होंने ट्रांसफर किया, इंटर से ट्रांसफर। ठीक, तो क्योंकि वो रिलेटिव के बीच में किया है, तो कंक्लूजन ये है कि क्योंकि इमीडिएट रिलेटिव है तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन ये मैंने आपको कंक्लूजन बताया। तो जब केस स्टडीज की गहराइयों में जाओगे, तो गहराइयों में आपको ये समझ में आएगा कि इमीडिएट रिलेटिव है कि नहीं, ये ही चेक करना है आपको। सिचुएशन दी जाएगी, भैया इसने इसको ट्रांसफर किया, ट्रिगर हो गया, आप बताओ ओपन ऑफर देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। आपको देखना है एग्जामिशन की लिस्ट में, तो उन्हें ओपन ऑफर देना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक एग्जामिशन है। ठीक है, ये एग्जाम्पल खुद एक बार रीड करोगे। फिर पॉइंट्स टू बी पॉन्डर, यहाँ क्या बोल रहा है, सेम केस यू रिप्रेजेंट दिस, आपको पूरा केस रीड करना है। ठीक है, यू आर वर्किंग एज ए रिप्रेजेंटेटिव दिस सेबी, प्रेजेंट योर आर्ग्यूमेंट्स बिफोर द होल टाइम मेंबर। केस रीड करोगे, आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ठीक, नीचे उन्होंने दे दिया, स्टैट में एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है, एग्जिट अपॉर्चुनिटी तो दे रहे हैं ना अपन। बेस्ट प्राइस क्या होगी आपकी, हाईएस्ट प्राइस। मुझे ये बताओ, पूरे चैप्टर में आपने ये पढ़ा कि प्राइस कौन सी देनी चाहिए, नहीं। पहले पुराने सिलेबस में ये प्राइस हुआ करती थी, यहाँ आपको नहीं दिया। इसको रेगुलेशन नंबर 8 के अकॉर्डिंग आपको प्राइस कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे बताया नहीं, बस केस बता दिया, समझना। मैं तुम्हें शॉर्ट में बता रही हूँ, मैं किस प्राइस में टेक ओवर करूंगी। हम देखेंगे जो हाईएस्ट प्राइस में मैंने पे किया है। मैंने इशिता से शेयर होल्डर थी, रिलायंस कंपनी, मैंने इसे 800 रुपये में खरीदा, ख्वाहिश से 900 में खरीदा। ठीक है, वेदांत से 500 रुपये में खरीदा। हाईएस्ट प्राइस क्या है, 900 रुपये। तो मैं जब ऑफर लाऊंगी तो मिनिमम 900 तो लाऊंगी, उससे कम तो नहीं होगी। इस तरीके से प्राइस कैलकुलेट की जाती है, सबका एक एवरेज निकाला जाएगा। ठीक है, एवरेज कैलकुलेट कर कर ही सारी चीजें कैलकुलेट। ऊपर हमने एक पढ़ा था डेफिनेशन, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, वो क्या है अब समझो। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ शेयर्स, शेयर 1000 शेयर्स बिके हैं, 1000 शेयर्स बिके हैं, प्राइस 10 रुपए में। ठीक है, 200 शेयर्स बिके हैं 100 रुपए में। इसकी एवरेजिंग निकाली जाएगी।
अगर मैं कह रही हूँ कि ज्यादातर लोगों ने 10 रुपए में खरीदा है और कुछ ही कम लोग हैं जिसने 100 रुपए में खरीदा है, तो एवरेजिंग कैसे निकाली जाएगी? हम 10 के आसपास आएंगे प्राइस, 20 30 40 आएगा क्या? 100 120 30 आएगा क्या? नहीं। तो इसे हम बोलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या? कितने सेल हुए हैं, कितने नंबर ऑफ शेयर्स है और कितनी प्राइस, इसे वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस बोलते हैं कैलकुलेट करना, जो वहां ऊपर में डेफिनेशन दे रखा है एक बार पढ़ने का, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो इन्होंने फैक्ट ऑफ द केस बताए हैं पूरे, ठीक है, और कंक्लूजन बताया कि पेनल्टी कैसे क्या लगेगी। पेनल्टी कैसे लगेगी अगर आप सेस्टैट के रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, तो ये भी फैक्ट्स है। विद पेनल्टी, पेनल्टी उन्होंने भारी भरकम लगाई। कुल मिलाकर 2 एग्जाम्पल और 2 फैक्ट्स केस, ये खुद से घर से रीड कर कर आओगे। यहां पूरा चैप्टर आपका होता है ओवर। एक और है, डेफिनेशंस में आ रही हूं मैं, ये जरा लाइन पढ़ो पहले, इसको क्या बोलते हैं समझो। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, याद रखना, इट्स नॉट एन एक्सक्यूज। क्यों? आप कहोगे अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था, तुमने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, अच्छा मर्डर करने वाले को फांसी दी जाती है, ये तो हमें नहीं पता था, पता होता तो हम नहीं करते। तो तुम्हें क्या लगता है फांसी की सजा दी जाएगी नहीं दी जाएगी? दी जाएगी भाई, दी जाएगी ना। तुम कहोगे नहीं पता था, बोले ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम है लॉ पता करना। तुम यहाँ ड्रग्स बेच रहे हो, बोलते अच्छा नहीं बेचना चाहिए, ये तुम्हारा काम है, तुम ये बोलकर निकल नहीं सकते नहीं पता है। एक्चुअली में एक इंसिडेंट बता रहे, मैं और रॉकी से थाईलैंड गए थे, ठीक है। अब वहां की बाइक ली थी हमने, लिखा था नो पार्किंग। वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं यार, नो पार्किंग मतलब नो पार्किंग, वहां पुलिस भी लगी है, ठीक है। अब यहाँ हम तो इंडियन है, वही इंडियन, यहाँ गाड़ी लगा के रखे और अंदर गए, और फिर हमने बाहर देखो, ओ माय गॉड ये लोग हैं और पक्का ये लोग चालान काटेंगे अब हमारा, ठीक। तो क्या किया हमने, वो थोड़ी देर में पूछ रही ये किसकी है, ये किसकी है, ये किसकी है। मैं और रॉकी सर बाहर नहीं निकल रहा, हमें दिख रहा है, ठीक है, हमें लग रहा है चालान काट कर देंगे। तो वो थोड़ी देर के लिए उधर मुड़ा, रॉकी सर ने तुरंत बाइक पकड़ी और फिर से हम लोग भाग गए कि हम लोग बच गए। वहां थोड़ी ना हम ये बोलेंगे अच्छा यहाँ नो पार्किंग है, हमें नहीं पता था, क्या ये बोल के क्या हम बच जाते हैं क्या? नहीं। दूसरे देश में क्या लॉ है ये हमें पता रहना चाहिए उस देश में जाने से पहले। ये बोलकर नहीं बच सकते कि हमारे देश में तो ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ तो हम पूरी पूरी कार लगा देते, गाड़ी रोक, हम तो पूरा रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं चलना, वहां वहां के रूल्स आपको, हर जगह का लॉ आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो भी आप लाइबल रहोगे, तो यहाँ ये केस नहीं बोलता है, ठीक है। चलो ये केसेस पढ़ लेंगे सब। लास्ट क्या, एक एजुकेटिंग ऑफिसर के अगेंस्ट जा रहे हैं, इसने पेनल्टी लगा दी, हमें खुश नहीं है तो जा रहे हैं हम, ठीक है। चलो कहाँ जाते हैं ये शिकायत विकायत करने हम लोग? सेट के पास। पूरे ये केसेस आप एक बार पढ़ोगे और हम फिर डिस्कस करेंगे। अब आ जाओ डेफिनेशंस में, क्या क्या डेफिनेशन छूट गई थी हमारी, कुछ कुछ बीच में कवर भी कर ली थी हमने, है ना। चलो ये वैसे अभी कवर हो गया, बता रही मैं अब, ठीक है। टेंडिंग पीरियड, टारगेट कंपनी, ये सब तो समझ में आ गया। अब वॉल्यूम वेटेड एवरेज, अभी जो मैंने बताया ना वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या बताया मैंने अभी, 1000 शेयर्स है 10 रुपए के बिके, 200 शेयर है 100 रुपए के मिले, यही तो था। आओ इन्होंने कहा देखो नंबर ऑफ शेयर्स जो ट्रेड हुए 200 200, ये नंबर्स है, और मार्केट प्राइस, इसका हम क्या करते हैं पहले दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किया और इसका क्या निकाला, एवरेज निकालेंगे। तो कैसे, टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटी शेयर ट्रेडेड, प्राइस ऑफ द इक्विटी, ये निकाल दिया आपने, ये 41700 निकाल दिया ऊपर वाली वैल्यू, डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ शेयर्स है 1170, जो अभी जो मैं आपको बता रही थी ना ये सिंपल में, ये इनका टोटल निकालो और नंबर ऑफ शेयर से इसको डिवाइड कर दो। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ये है वो फॉर्मूला, डन। वॉल्यूम वेटेड, फिर से पढ़ो, वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस, ये मार्केट प्राइस पहले निकाला, इसकी एवरेजिंग कर दी फिर हमने, डन। और क्या बचा समझो। अब दोनों के एक बार नाम को फिर से पढ़ो और नाम में मुझे डिफरेंस बताओ। मार्केट, और यह मार्केट नहीं, ये बोलता है भैया कौन है हमारा एक्वायरर, हमारा जो एक्वायरर है ना उसने कितने में खरीदा। मैं रिलायंस कंपनी के शेयर्स कितने कितने में खरीदते आई हूँ अभी तक पिछले 52 वीक्स में,
बात समझ में आ रही है? पिछले 1 साल में मैंने कितने में खरीदा, इसकी पूरी एवरेजिंग, कि किसी को महंगा दे रहे हो किसी को सस्ता दे रहे हो, हम एवरेज करके सबको एक साथ एक ऑफर देंगे। और यहां क्या बोल रहा है, स्टॉक मार्केट में तुम लोगों ने आपस में जितना भी खरीदा बेचा उसकी प्राइसिंग, और यहां मैंने कितना खरीदा उसकी एवरेजिंग। डिफरेंस समझ में आ रहा है? फॉर्मूला दोनों का सेम। नेक्स्ट, वेटेड एवरेज, अभी पढ़ा ना टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, ये जो एग्जांपल पढ़ा, ये टोटल 1170, ये वेटेड ही तो निकाला हमने। weighted average number of total share means number of the shares beginning of the period adjust for the share cancel brought, जो भी है इन सबको एडजस्ट करने के बाद जो भी weighted average आपका निकलेगा। डन। विलफुल डिफॉल्टर पढ़ चुके। अब यहाँ पे सारी चीजें कवर, क्लियर। अब जैसे चैप्टर खत्म होता है तो हम क्या करते हैं, चैप्टर प्लीज कल अच्छे से पढ़ के आएंगे, और जो ये केसेस है ये पढ़ के आएंगे। कल हम डिस्कस करेंगे केस स्टडीज वाले क्वेश्चंस, ठीक। अच्छा कल तो संडे है, नहीं मैं नहीं लगाऊंगी, ओनली टेक्स्ट, ठीक है। चलो आज की सभा समाप्त।